सर बहुत बड़ा हिट है। हम्म। सो देख लेते हैं इस चैप्टर में अभी तक हमने लास्ट क्लास में क्या क्या टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहला टॉपिक मैंने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको। डिस्टेंस फार्मूला मैंने बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जिसके अंदर कहता है डिस्टेंस किसके निकाले जाते हैं। डिस्टेंस हमारे दो कोऑर्डिनेट के निकाले जाते हैं। पहले कोऑर्डिनेट को हम a मान लेते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट को b मान लेते हैं। पहले कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज होती है उसको हम x1 और y1 मानते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू को x2 और y2 मानते हैं। ठीक है, ये पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि पहली तो हमारी होती है नॉर्मल प्रॉब्लम्स। नॉर्मल प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि दो कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए होंगे और उनके बीच की आपको क्या निकालने के लिए बोल देगा, डिस्टेंस निकालने के लिए बोल देगा। तो जब भी आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन है, डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसके अंदर मैंने आपको दूसरी सिचुएशन बताई थी कि दूसरी सिचुएशन में क्या होगा कि आपको क्या होगा कि दो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। क्या होगा, दो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। इन दो कोऑर्डिनेट के अंदर कोई वन वैल्यू जो होगी वो मिसिंग होगी। वन वैल्यू इज मिसिंग, ये बताया था मैंने। और ऐसी सिचुएशन में जो गिवन होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस गिवन होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी मैंने आपको बताया था कि दो कोऑर्डिनेट है, उन कोऑर्डिनेट में किसी की एक्स की वैल्यू मिसिंग हो सकती है, किसी की वाई की वैल्यू मिसिंग हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी यही करना है, सीधा फॉर्मूला लगाओगे और फॉर्मूले के बराबर में जो डिस्टेंस गिवन है वो डिस्टेंस रख दोगे। डिस्टेंस रखने के बाद पहला काम स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आप जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो वो कैलकुलेशन करके आपका काम खत्म। फिर उसके बाद मैंने आपको तीसरा कंडीशन बताया था। तीसरे कंडीशन में मैंने आपको ये बताया था कि आपको दो पॉइंट गिवन होंगे और इस दो पॉइंट के बीच में कोई ऐसा तीसरा पॉइंट गिवन होगा जो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, जैसे सपोज ये ए है ये बी है, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि जब दो पॉइंट गिवन है उसको कोई तीसरा पॉइंट इक्वली डिवाइड कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम x1 और y1 मानते हैं, इसको भी हम x1 और y1 मानते हैं, और इसको x2 और y2 मानते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत कैसे करते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी करके। ये ए बी की जो डिस्टेंस है वो बीसी की, सॉरी ए बी कह रहा हूं, एसी की जो डिस्टेंस है वो बीसी की डिस्टेंस के बराबर है। जहां पर एसी के लिए ए वन एक्स वन वाई वन का काम ए करेगा और एक्स टू वाई टू का काम सी करेगा। सिमिलरली बीसी के लिए एक्स वन वाई वन का काम बी करेगा और एक्स टू वाई टू का काम सी करेगा। उसके बाद आपको कई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, वैल्यू मिसिंग का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो वही सेम काम जो ऊपर था वही नीचे काम करना था। इसके बाद मैंने आपको दूसरी प्रॉब्लम बताई थी। दूसरी प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल। तो ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब ट्राइंगल का क्वेश्चन आएगा तो आपके कंपलसरी स्टेप्स क्या है। कंपलसरी स्टेप है ए बी की डिस्टेंस निकालना, बीसी की डिस्टेंस निकालना, ए सी की डिस्टेंस निकालना। और क्वाड्रिलेटरल के लिए साथ मैंने आपको बताया था ए बी की डिस्टेंस, बीसी की डिस्टेंस, सी डी की डिस्टेंस, ए डी की डिस्टेंस, ए बी सी डी, ए सी की डिस्टेंस और बी डी की डिस्टेंस। ये आपका कंपलसरी है, ये करना ही करना है। ये आपका सपोज ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो ये काम आपको करने करने हैं। उसके बाद ट्राइंगल में क्वेश्चन कैसे आएगा, ट्राइंगल में क्वेश्चन आ सकता है कि बोलेगा कि प्रूफ करके दिखाओ ये ट्राइंगल के जो तीनों पॉइंट है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे। तो ऐसी कंडीशन में अगर तीनों साइड इक्वल आ गई तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दूसरा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल।
आइसोसेलेस ट्रायंगल में बोलेगा तो कोई दो साइड की डिस्टेंस इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया था राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी राइट ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक नया स्टेप क्या कर देना है, ए बी है तो ए बी का स्क्वायर कर दो, बीसी है तो बीसी का स्क्वायर कर दो, एसी है तो एसी का स्क्वायर कर दो, और उसके बाद चेक करो क्या ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। अगर ये प्रॉपर्टी लग गई तो यस इट इज राइट ट्रायंगल, अदरवाइज इट इज नॉट राइट ट्रायंगल। तो उसके बाद मैंने क्वाड्रिलेटरल के केस में क्या बताया था, कहता क्वाड्रिलेटरल के केस में मैंने आपको चार चीजें बताई थी। पहला बताया था स्क्वायर, और स्क्वायर से रिलेटेड बताया था रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस में मैंने आपको डिफरेंस क्या बताया था, आपको सबसे पहला काम क्या करना, जब भी चार पॉइंट दे रखे होंगे, ए बी की डिस्टेंस, फिर बीसी की डिस्टेंस, फिर सी डी की, फिर ए डी की, फिर ए सी की, फिर बी डी की, सबका डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल देनी है। जैसे डिस्टेंस निकल जाएगी उसके बाद आपको काम क्या करना है, चेक करना है कि अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, ये जो चीज होती है ये साइड के लिए होती है, और ये जो चीज होती है ये डायगोनल के लिए होती है। किस कंडीशन में, जब हम स्क्वायर या रोम्बस की बात करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर चारों साइडें बराबर है और दोनों डायगोनल बराबर है तो उस कंडीशन में स्क्वायर है। अगर चारों साइडें बराबर है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। सेम कहानी जब मैंने रेक्टेंगल की सिचुएशन में बोला था, तो रेक्टेंगल के अंदर हो चाहे पैरेललोग्राम की सिचुएशन में हो, क्या करना है भाई, पहले चारों साइड की डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों डायगोनल की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि ऑपोजिट साइड्स, अगर ऑपोजिट साइड्स क्या हो, क्या हो ऑपोजिट साइड्स, इक्वल हो, इक्वल। और डायगोनल भी क्या हो, इक्वल हो, इक्वल। तो ऐसी सिचुएशन में वो रेक्टेंगल हो जाएगा। लेकिन अगर ये देखने को मिला कि ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा बस। तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर ये सारे के सारा जो था, ये मैंने अब 15 मिनट के अंदर, जो मैंने कल पूरे 1 घंटे में बताया था वो सारा का सारा 15 मिनट में रिकैप कर दिया। तो इसके भी आप पे जो बहुत आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन, वो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वो आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, वो आपका चौथा क्वेश्चन आ जाएगा, वो आपका छठा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसानी से। तो इसके अंदर मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो सभी बुक खोलेंगे अपने अपने, और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, सभी के सभी बच्चे, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। सर हाँ, सर राइट एंगल में तभी लगेगा जब सारे साइड मतलब अलग अलग होंगे। राइट एंगल में तभी लगेगा जब साइड से अलग अलग में, ऐसा कोई कंपल्सरी, राइट एंगल तब होता है जब किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर हो। सर अगर क्या ऐसे बोला कर मैंने, दो। दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर हो। अभी कोई राइट एंगल का क्वेश्चन आया अभी तो एक भी सर नहीं। नहीं है ना, तो जब आएगा तब बताऊंगा मैं कैसे है। नोट करना है इसमें से कुछ, कौन से वाला, नीचे वाला। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कोई बताएगा मुझे, क्वेश्चन नंबर 3, 3 पॉइंट्स कौन कौन से दे रखे जल्दी बोलो। सर 1,5 2,3 -2, -2 -11। -11। क्या यहाँ पर कहीं पर ये वर्ड यूज हो रहा है, यस सर। तो कोई एक बच्चा मेरे को बता दे कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। सर ए बी पे ही लाई करेगी वो पॉइंट। सर तीनों जिसमें पॉइंट तीन पॉइंट या एक तीन ही, पॉइंट एक ही सेम से। कोलिनियर का मतलब होता है कि जब सारे पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर ही लाई करते हैं तो उन सभी पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोला मैंने, जब एक ही पर्टिकुलर लाइन पर हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एक ही लाइन पर आ जाए तो इन सभी पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, अब आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो 3 पॉइंट है क्या ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर की कंडीशन में हमारे पास दो तरह के कंडीशंस आती है, देखो भाई।
दो तरह से हम इसको वेरीफाई करते हैं, ए बी सी। तो हम पहला काम क्या करेंगे, जो हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है उसी सीक्वेंस में इसका ए बी और सी नाम लिख देंगे। ठीक है भाई, अगर नाम नहीं दे रखा तो नाम अपनी तरफ से लिखो, दे रखा है तो अच्छी बात है वही लिख दो। तो सबसे पहला काम क्या है, नेमिंग कर दिया हमने। नेमिंग करने के बाद कहता है कोलिनियर के क्वेश्चन दो तरह से सॉल्व होते हैं। टाइप 1, ध्यान रखना जो चीज मैं बताऊंगा वो आपके टीचर कभी नहीं बताएंगे। आपके टीचर सीधा बोलेंगे भाई एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज निकालो, पहला क्वेश्चन ऐसे होगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे होगा, तीसरा क्वेश्चन ऐसे होगा, बस इस लाइन में चलते रहेंगे। और मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मेरा तरीका है, अगर मेरे को कोई भी डिश बनानी है तो उसके लिए पहले तुम्हें इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझाऊंगा मैं, ताकि उसके बाद जब आप डिश बनाने लगो तो टेस्ट मजेदार आए। ऐसे नहीं कि हाँ भाई कोई सी टमाटर कितना डालना है, प्याज कितना डालना है, अपनी मर्जी से कुछ भी डाले जा रहे हो। भाई टेस्ट भी मैटर करता है जब खाने की बात आती है। तो इसी तरह से मैथ्स के अंदर अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अगर हमें पहले से मालूम है कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है तो ज्यादा मजा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कहता है हमारे पास कोलिनियर के केस दो तरह से होता है। पहला केस होता है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और दूसरा केस होता है बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला। ठीक है भाई। सो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपके सिलेबस से क्या हो चुका है, हट चुका है। तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल हट चुका है तो क्या हम इस फॉर्मूले को यूज करना सीखे या नहीं सीखे बताओ। सीखोगे तो 11वीं क्लास में बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर सिर्फ आपको 10वीं क्लास तक का ही समझना है तो भाई आप देख लो। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा जो आपको अभी भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा। तो देखो भाई, जब एरिया डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात होती है तो उस कंडीशन में आपने क्या किया, आपने काम किया कि 3 पॉइंट्स है, तीनों को एक लाइन पे डाल दिया। ठीक है, आपने 3 पॉइंट दे रखे, आपने अज्यूम कर लिया कि तीनों के तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है, आपको काम क्या करना है, सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, फिर आपको बीसी की डिस्टेंस निकालनी है और चेक करना है क्या इनका सम एसी की डिस्टेंस के बराबर आ रहा है। अगर ए बी की डिस्टेंस प्लस बीसी की डिस्टेंस इज इक्वल टू एसी की डिस्टेंस आ जाए सो इट मींस इट इज कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है भाई, समझे। तो क्या करना है, तीनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। पहले हम एबी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बीसी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर एसी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ए बी प्लस ए सी इज सॉरी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है। अगर आ गया तो यस इट इज कॉलिनियर, नहीं आया तो इट इज नॉट कॉलिनियर। कहानी उठती है कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल के बिहाफ पे कैसे होगा। तो भाई उसके लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू 23 31 12। ये याद रखना है। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे क्या लिखा है मैंने, 23 31 12। सब बच्चे, सब बच्चे 23 31 12 23 31 12। 23 31 12। अब ये क्या है 23 31 12, ये फॉर्मूले को याद करने का तरीका है। क्या है, फॉर्मूले को याद करने का तरीका कैसे देखते हैं। कट जाए यार। तो फॉर्मूला क्या है, गौर से सुनना। कहता है जब हमारे पास ट्राइंगल आता है ना तो ट्राइंगल में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। पहला कोऑर्डिनेट होता है हमारा x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है x2 y2 और तीसरा कोऑर्डिनेट होता है x3 y3। ठीक है भाई, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जब भी हम कोलिनियर की बात करते हैं तो कोलिनियर के केस के अंदर 2 पॉइंट को कभी भी कोलिनियर प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप 2 पॉइंट की बात करते हो तो 2 कोलिनियर जो 2 पॉइंट होते हैं वो हमेशा कोलिनियर ही होते हैं। क्यों, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है तो ऐसी कंडीशन में आप नहीं बोल सकते कि ये कोलिनियर है। क्यों, क्योंकि ये एक लाइन पे नहीं जाएगा।
तो ऐसी कंडीशन में 2 पॉइंट के लिए कभी भी कोलिनियर नहीं बोलेगा, कोलिनियर हमेशा 3 पॉइंट के लिए बोलता है। तो सिचुएशन में पहला पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस फॉर्मूले के बिहाफ पे, दूसरा पैटर्न होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के बिहाफ पे जब भी आपको काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बनाने के बाद ए यहाँ रख देना, बी यहाँ रख देना, सी यहाँ रख देना। पहला पॉइंट यहाँ लिख देना, दूसरा पॉइंट यहाँ लिख देना, तीसरा पॉइंट यहाँ लिख देना। पहले पॉइंट का नाम क्या लिखोगे? x1 y1। दूसरे पॉइंट का क्या नाम लिखोगे? x2 y2। तीसरे पॉइंट का नाम क्या लिखोगे? x3 y3। कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है भाई, ये काम कर देना है। ये फॉर्मूला बनाने का तरीका बता रहा हूं। क्या बोला मैंने? आप आगे पहले x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों के आगे ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लिखने के बाद आपने पहले लिखा 23। 23 का मतलब है y2 y3, 23। ठीक है, और इनके बीच में लगा देना माइनस। फिर बोला आपने 31। 31 का मतलब है y3 y1, और बीच में क्या लगा देना है? माइनस। फिर तीसरा क्या बोला? 12। तो 12 के लिए y1 y2, और बीच में इसका साइन। अब कहते हैं कि सर ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ, हमें तो कहानी कोलिनियर की बोल रहा है। तो यहाँ पे कोलिनियर का केस क्या आया? तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, इफ area of triangle is equal to 0, then the points are collinear। क्या समझे? कोई बताएगा मुझे? सर अगर ट्रायंगल का एरिया 0 है तो वो कोलिनियर होंगे। हाँ जी। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। पहला पॉइंट यहाँ डाला, दूसरा पॉइंट यहाँ डाला, तीसरा पॉइंट यहाँ डाला। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल बन गया। हमने अज्यूम कर लिया कि ट्राइंगल बन रहा है। हमने क्या किया? यहाँ से वैल्यू उठा उठा के यहाँ डाला। जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके अगर इस पूरे का आंसर 0 आ गया, क्या बोला मैंने? सॉल्व करके इस पूरे का आंसर 0 आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में वो मेरा कोलिनियर हो जाएगा। क्यों? कोई भी ऐसा ट्राइंगल बता दो जिसका एरिया 0 हो जाए। तो एरिया 0 का मतलब क्या हुआ? कि भाई उसने ट्राइंगल ही नहीं बनाया। यही तो हुआ ना इसका मतलब। और जब ट्राइंगल कब नहीं बनता? ट्राइंगल तब नहीं बनता जब वो एक ही स्ट्रेट लाइन हो, उसी कंडीशन में ट्राइंगल नहीं बनेगा। अदरवाइज देखो, अगर एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, तो ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। तो ट्राइंगल सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में नहीं बनता, जब वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है भाई, तो दोनों तरीके आपके सामने है, कैलकुलेशन करना आपको आता है। इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 3 को होमवर्क है, दोनों पैटर्न से सॉल्व करोगे और देखोगे आंसर आपका सेम आने वाला है। क्योंकि अगर इससे कोलिनियर निकल गया तो इससे भी कोलिनियर निकलेगा ही निकलेगा, और अगर इससे कोलिनियर नहीं निकला तो उससे भी कोलिनियर नहीं निकलेगा। उसका कोई आंसर आएगा, पर्टिकुलर आंसर। बट अनफॉर्चुनेटली ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए 10th में ये फॉर्मूला आपको इतना ज्यादा खास हेल्प नहीं करेगा। लेकिन इन फ्यूचर में ये आप फॉर्मूला, ये सिर्फ फॉर्मूला आपको 4 नंबर दिलाएगा आपको 11th क्लास के अंदर। तो नोट हो गया तो डन बोलो। सबका हो गया? डन सर। अटेंडेंस बोल दो फटाफट। अभिनव, प्रेजेंट सर। अनमोल, अश्मित, प्रेजेंट सर। हीरा, प्रेजेंट सर। जयवीर, प्रेजेंट सर। जयंत, लक्ष्य, प्रेजेंट सर। नेहा, प्रेजेंट सर। प्राची, प्रेजेंट सर। राहुल, सक्षम, शगुन, शिवम, प्रेजेंट सर।
सिद्धि, Present, sir. तो अब हम चलेंगे, सबका हो गया है, नोट अब रब कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो लक्ष्य का एक डाउट मैं ही बता देता हूं, फिर 8, 9 और 10 तीनों क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 10 है भी यहाँ पे, इसके नहीं है तो मैं ऐसे बोलने जा रहा हूँ, है चलो इज्जत बच गई। कौन बोला? ओके, तो आज की क्लास के अंदर हमारा काम क्या होने वाला है, पहले तो ये एक्सरसाइज खत्म होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेके फिर आज की क्लास हम ओवर करेंगे, ताकि आप खुद क्वेश्चन करोगे कुछ ना कुछ। क्योंकि आज मेरे को जयवीर का काम बहुत अच्छा लगा, जयवीर ने अटेम्प्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका होमवर्क। वो जयवीर का ही था ना, मैं कहीं जयवीर का नाम ले रहा हूँ, जयवीर ने होमवर्क ही नहीं सेंड किया हो। जयवीर किया था तुमने होमवर्क सेंड? नहीं किया था। है? यस सर, अच्छा, किया था सर। ओके, मैंने कहा भाई मैं जयवीर की तारीफ करे जा रहा हूँ, जयवीर ने होमवर्क ही ना सेंड किया, मुफ्त के बटोरले सारे नंबर हैं। चलो, सो चल रहे हैं हम, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा कुछ इस तरह से दे रखा है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं, एक P दे रखा है, एक Q दे रखा है, और P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3, Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 10 और y, और क्या बोलता है कि इसकी डिस्टेंस दे रखी है हमें 10 यूनिट। नेहा, कल तो आपने खूब खाया होगा बैठ बैठ के, है ना? No, sir. आपका खाने का टाइम था इसलिए आपने क्लास नहीं ली। No, sir. वो एक्चुअली कल ना सारा नेट चला गया था क्लास के टाइम तक, इसलिए नहीं ले पाई मैं। अच्छा बेटा, आपको पता आपने कल बहुत बड़ा नुकसान किया अपना। चलो फिर भी कोई नहीं, Yes, मैं कवर तो sir. कराऊंगा ही कराऊंगा। एक चीज का आप ध्यान रखना भाई, कोई बच्चा रिकॉर्डिंग वीडियो की एक्सपेक्टेशन ना रखे मेरे से, क्योंकि रिकॉर्डिंग के चक्कर में मैं ये देख रहा हूँ कि मैं बाद में कर लूंगा, कोई नहीं अभी क्यों टेंशन में ज्यादा, मैं रिकॉर्डिंग अब नहीं दूंगा, एक सिंगल रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा मैं यहाँ पर। तो इसलिए अब ध्यान रखना कि एक एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसने क्लास मिस कर दी उसको मैं दोबारा क्लास नहीं देने वाला, ठीक है? तो इस चीज के लिए आप ध्यान रखना कुछ, क्योंकि हमें मैं देख रहा था कि पिछली 4-5 क्लास से कुछ बच्चे हैं जो इस तरह से कर रहे थे, इसलिए मैंने परमानेंटली कर दिया स्टॉप। रिकॉर्डिंग वो आपको कब मिलेगी? जब मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे को रिवीजन करनी होगी, तो मैं वो रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, ठीक है? अब हीरा मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर जो कल की क्लास में कुछ चीजें बताई थी, तो उसमें कौन सी टाइप वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? क्या इस तरह की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने? यस सर, बताई थी। सर इसमें कौन से एक टाइप का वैल्यू क्वेश्चन है? मिसिंग है। हाँ जी, नॉर्मल टाइप क्वेश्चन है। यस सर। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि जब नॉर्मल टाइप क्वेश्चन होता है तो एक तरफ तो आप उसकी डिस्टेंस निकालते हो और दूसरी तरफ उसकी यूनिट लिख देते हो, है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था भाई? यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ पी क्यू। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √ओवर x2 माइनस x1 का होल होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल होल स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है भाई? सो मैंने आपको जब भी क्वेश्चन शुरू करने के लिए बोला था, हमेशा बोला था कि इसके ऊपर x1 y1 लिख देना और इस पे x2 y2 लिख देना, जिससे मैं बार में कंफ्यूज ना हो कि मेरे x2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है। सो वैल्यू पुट कर दो। कहते हैं x2 की वैल्यू कितनी है? 10। x1 की वैल्यू कितनी है? 2 का होल स्क्वायर प्लस, कहता y2 की वैल्यू कितनी है? y। y1 की वैल्यू कितनी है? -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10।
जैसे मैंने वैल्यू पुट करने के लिए बोला था, दूसरा काम सबसे पहले क्या बोल दिया था मैंने कि क्या करोगे सबसे पहले, स्क्वायरिंग बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड। साइड करोगे। तो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ बहुत। साइड करने से मेरा यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, वहां स्क्वायर लग जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 8, 8 का स्क्वायर 16। 64 प्लस वाई माइनस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दिखी, आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, कहते हैं इसको ओपन कर देंगे। 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस क्या आ जाएगा भाई, 6y इज इक्वल टू 100। कहता हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये कितना हो जाएगा 64 और 9 73, 73 माइनस 100 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। राइट, ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 27 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 6 आना चाहिए। तो 9 और 3 हो जाएगा, हाँ जी 9 और 3 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। कॉमन y, y प्लस 9, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो आवर आंसर इज, सो y की वैल्यू क्या आ गई, तो y की वैल्यू आ गई हमारे एक तो 3 और एक y की वैल्यू आ जाएगी -9। तो इट इज माई फाइनल आंसर। ये काम करना है। सर वो -9 होगा, आपने प्लस लिख दिया है। कौन से वाला, कौन से वाला, 3 ब्रैकेट में y प्लस 9, जो 3 ये वाला y है। प्लस 9 होगा। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब बाहर माइनस का साइन आता है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर बाहर माइनस कॉमन आ रहा ओके। है, अंदर अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर बाहर प्लस का है तो अंदर का साइन वही रहेगा जो है। तो इस तरह से था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नोट करो, डन बोलो। सर डन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर डन। 9 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो काम था वही क्वेश्चन नंबर 9 में है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q को एक पॉइंट है जो P और R से इक्वी डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पर बच्चों का एक सवाल आता है, अभी उस सवाल का जवाब दूंगा मैं आपको। सर हाँ जी, सर इसमें y1 और y2 कौन सा है? y1 और y2 कौन सा है, y1 ये रहा और y2 ये रहा। तो सर y1 -3 होना चाहिए था ना। हाँ तो माइनस का साइन था यहाँ पे, यस फिर सर। माइनस का एक और लगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, नहीं सर, यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा है इधर। y = 3 और y = -9। ये तो y की वैल्यू आई है, ये ऐसी दो वैल्यूज हो सकती है, ये जरूरी नहीं है, y2 हमेशा की। ध्यान रखना। हाँ y2 की नहीं, ये y कौन सा है, ये y वो वाला y है जो यहाँ पर मिसिंग था, ये वो वाला y है। हाँ, हमें तो मिसिंग वैल्यू निकालनी थी ना। तो वो जो मिसिंग वैल्यू, आप सपोज करो यहाँ पे p लिखा होता, तो जहां जहां y लिखा वहां सब जगह में p लिखते चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी देखो भाई, इतनी स्लो चलोगे तो दो ही क्वेश्चन करोगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आपके पास P और R दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो Q पॉइंट से इक्वली है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है, Q के कोऑर्डिनेट क्या है और R के कोऑर्डिनेट क्या है, लिखते जाओ।
कहता P का कोऑर्डिनेट है 5-3, Q के कोऑर्डिनेट है 0-1 और R के कोऑर्डिनेट है x6। अब यहाँ पर बच्चों का एक सवाल आता है, बच्चों का एक सवाल होता है कि सर ये Q बीच में ही क्यों आया? कुछ बच्चों के दिमाग में है ये सवाल, तो बताओ जल्दी कि सर ये Q हम बीच में क्यों लिखते हैं, ये Q यहाँ क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि तब भी तो ऐसे हो सकता था कि सपोज ये P है, ये Q है और ये R है, और ये बोल दिया कि ये इक्वी डिस्टेंस पे है ना? हो सकता था। यस सर। अब इस सवाल का जवाब मैंने जब कल की क्लास शुरू हुई थी, शुरू होते ही सबसे पहला यही सवाल का जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था, ईरा बताएगी। सर आपने कहा था जहां मर्जी बना दो। जहां मर्जी लिख दो, प्लॉटिंग नहीं करनी हमें यहाँ पे, सिर्फ अज्यूम करके चल रहे हैं हम यहाँ पे। तो उसलिए मैंने आपको ये भी बोला था कि कभी भी अगर ये दिमाग में क्वेश्चन आए तो मेरे से क्या नहीं करनी, बहस, आर्ग्यूमेंट। हाँ जी। क्यों? क्योंकि वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, या अपने घर के सेंटर में बना लो, जहां मन करे वहां बना लो। अजम्पशन है कि भाई इन्होंने बोला कि इस पॉइंट की इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, तो ऐसी सिचुएशन में मैं जो सेंटर में लेता हूँ हमेशा। कुछ टीचर ऐसे बोलेंगे कि नहीं ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, उससे बोलना है भाई एक बार बता क्या ग्राफ में पुट कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, हम अज्यूम ही करके चल रहे हैं। अब ये पॉइंट चाहे वहां चला जाता है, वहां चला जाता है, वहां चला जाए, आंसर तो मेरे को तभी वही काम करना है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंड कॉर्नर पॉइंट के जब भी कोई तीसरा पॉइंट डालो सेंटर में डाल देना, क्योंकि हम तो भाई अज्यूम करके चल रहे हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ आने वाला कहाँ नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था कि जो ये Q पॉइंट है ये P पॉइंट और R पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था कि जब ऐसा क्वेश्चन आए जहां कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, इसको और इसको क्या लिखेंगे ये बताएगी सिद्धि। अभी अभी रिपीट भी कराया था मैंने, बताओ सिद्धि। जल्दी बोलो बेटा, टाइम खराब मत करो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना ही, यहाँ पे आवाज आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैंने बोला कि जब ऐसा कंडीशन आती थी, तो मैंने अभी आपको रिपीट भी जब यही सारी चीजें कराई थी कि जब कोई ऐसा पॉइंट आया कि बीच वाला पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको मैं क्या नेमिंग दूंगा और इसको मैं क्या नेमिंग दूंगा और इसको मैं क्या नेमिंग दूंगा। P को देंगे x1 y1 और R को भी देंगे y1 और R को भी x1 y1 और Q को x2 y2। शाबाश, यही पूछ रहा था बस मैं। सो हम क्यों देते हैं ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि PQ एक बार ये डिस्टेंस लेनी है और एक बार QR डिस्टेंस लेनी है। तो QR के केस में मैं बार बार मैं x1 y1 को चेंज करता रहूं तो मेरे को कंफ्यूजन सी हो जाती है, इसलिए मैं सीधा से एक ही काम करता हूं, PQ इज इक्वल टू RQ लिखो या QR लिखो वो तुम्हारी मर्जी है, मुझे पता है इसकी डिस्टेंस इसी डिस्टेंस के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर मतलब हम सेम नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उन दोनों का डिस्टेंस सेम है। हाँ जी, सेम नाम ऐसे नहीं लेते, वो सेम नाम मैंने इसलिए लिया कि मुझे बार बार नाम अलग अलग ना लिखना पड़े। आप चाहो तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेना, फिर जब QR आएगा फिर इसको x1 y1 लिखना और यहाँ x2 y2 लिख देना, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक ही चीज में कंफ्यूजन सी ना रहे, इसलिए जो मैं बताते जाऊं आंख बंद करके उस रास्ते पे चलते जाओ, कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिले कोई तीसरा पॉइंट आपको पहले दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे मिले, तो वो जिससे इक्वी डिस्टेंस पर दोनों को x1 y1 रख देना और जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे था उसको x2 y2 रख देना। उससे बार बार आपको क्वेश्चन में से इनकी वैल्यू को ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। जैसे कहता है फॉर्मूला, मैं आप दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। अगर मैं PQ के x1 की बात करूं, PQ के x2 की बात करूं, तो मेरा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। तो PQ का x2 क्या है 0, PQ का x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर, फिर होता है बीच में प्लस, फिर PQ का y2 क्या है 1,
पी क्यू का y1 क्या है -3। कहता है मेरा साइन लगता है यहाँ माइनस का, फिर एक और माइनस आया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का होल स्क्वायर। फिर कहानी आ गई क्यू आर, आपकी मर्जी है क्यू आर लिखो आर क्यू लिखो, वो तुम्हारे पर है। इसका x2 क्या है, कहता है इसका x2 है 0। इसका x1 क्या है, कहता है इसका x1 है x। फिर उसके बाद कहता है इसका y2 क्या है, तो भाई इसका y2 है हमारा 1। इसका y1 क्या है, कहता है -6 का होल स्क्वायर। जैसे मैंने वैल्यू पुट करने के लिए बोला था, उसके बाद अगला काम क्या बोला था भाई मैंने, क्या कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे हमारा स्क्वायर कट जाएगा। ये 5 बचेगा तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 25। ये 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16। कहता -x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, -5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो यहाँ देखने पे मिला इस 25 से 25 कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बचा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को रूट लेके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आएगी ये बताएगी प्राची। बेटा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी सर रूट में आएगी क्या? √16 किसकी वैल्यू होती है सर 4। किसकी आएगी बताओ जल्दी। सिक्सटीन किसका स्क्वायर होता है सर 4 का। सर 4 का होता है, तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी पक्का। यस सर। मैंने आपको हमेशा क्या बोला, जब भी रूट से वैल्यू बाहर आती है तो क्या होती है प्लस और माइनस दोनों में होती है। ठीक है भाई, ये साइन हमेशा ध्यान लगाने रखना। पड़ेंगे। हाँ ये साइन लगाने पड़ेंगे, तो नोट करो डन बोलो। डन सर। डन। डन डन। सर। सर डन। अरे इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये है रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और मैंने आपको बताया था कि जब भी रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सर? आता है, हाँ जी इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी निकालना है, क्यू आर अच्छा और डिस्टेंस पी भी आर के निकालना बीच है, में। यस सर। डिस्टेंस भी निकालना है तो निकाल दो, उसके बाद तो आप काम कर ही सकते हो। एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई एक बार 4। आप इसको क्या करोगे, दो आंसर निकलेंगे यहाँ पे, लेकिन एनसीईआरटी में जो आपका आंसर होगा वो +4 से ही होगा, -4 से नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी कंडीशन आए रूट से कोई भी वैल्यू बाहर निकालेंगे, तो अगर वो किसी की यूनिट है, और यूनिट किस चीज की, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की, किसकी, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की यूनिट है, तो आंसर ऑलवेज भी पॉजिटिव। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट की वैल्यू है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी। अब सपोज करो ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद ये जो एक्स है वो रिलेट करता है एज के साथ, तो क्या एज नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन में सिर्फ इसके लिए हम क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। और आपको क्या करना है, जब कोऑर्डिनेट की बात आएगी तो पॉजिटिव 4 भी लेके चलेंगे और -4, मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, इन क्वेश्चन में इन्होंने बोला क्यू आर की डिस्टेंस निकालो और पी आर की डिस्टेंस निकालो। तो आपके पास एक्स की वैल्यू पता चल गई, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई +-4। तो यहां पर जब आप क्यू आर की वैल्यू निकालोगे, ध्यान रखना, जब आप क्यू आर की वैल्यू निकालोगे और पी आर की वैल्यू निकालोगे, तो ऐसी कंडीशन में आप ना एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +4 ही लेके चलना। ठीक है, +4 लेके चल देना, डिस्टेंस फॉलो लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर। लेकिन अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हो तो मैथमेटिकल फॉर्म में आपको प्लस में भी करना पड़ेगा और माइनस में भी करना पड़ेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट
एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 6, कोई पॉइंट दे रखा है 3 6 और दूसरा पॉइंट दे रखा है -3 एंड 4, -3 और 4, और दूसरा पॉइंट है, कहता है इन दोनों पॉइंट के एकदम इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, और कहता है इसके इक्वी डिस्टेंस हमें एक पॉइंट दे रखा है, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया सी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई। हमें बोला जाता है ये रिलेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रिलेशन। तो जो काम हमने यहाँ किया वही सेम काम हम यहाँ कर देंगे। सबसे पहला काम क्या किया, ये इसके बराबर है, तो क्या लिखेंगे AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। फिर उसके बाद वही इक्वल टू में करके फॉर्मूला लिख दोगे। फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते टाइम पे मैंने आपको क्या बोला था, इसको x1 y1 और इसको भी x1 y1 और बीच वाले को x2 y2 पुट कर दो। अब उसके बाद कहता है AC का फॉर्मूला लगाना है, तो x2 क्या होगा AC के अंदर, तो x2 होगा हमारा x, x1 क्या होगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस AC के अंदर y2 क्या है y1 क्या है 6 का होल स्क्वायर। सिमिलरली BC के अंदर कहता है x2 क्या है, x2 है हमारा x, x1 क्या है -3, एक माइनस यहां पर था, एक माइनस यहां है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है y -4 का होल स्क्वायर। अब दोनों के पास रूट है, रूट के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा, ये बचेगा, इसका फॉर्मूला ओपन कर दो, x -3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा x स्क्वायर प्लस 9 -6x प्लस i-6 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो, y का स्क्वायर प्लस 36 -12y, ठीक है भाई। सिमिलरली यहां पर भी काम करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, ये पूरा का पूरा सेम आ जाएगा, बस प्लस में हो जाएगा सब कुछ, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, इसका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 -8y, ठीक है। अब चेक करो यहां पर और यहां पर सेम कौन है, तो कहता है सेम मुझे x स्क्वायर दिख गया। सेम का मतलब होता है वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब आपको काम क्या करना है, किस सिचुएशन में, रिलेशन के केस में, इसके केस में रिलेशन के केस में आपको एक्स वाई वाले टर्म लेफ्ट साइड में ले जाने हैं और कांस्टेंट राइट साइड में ले जानी है। तो एक्स वाई वाले टर्म कौन कौन से थे, कहता है ये है एक्स वाई वाले टर्म, ये वाई, तो आपको क्या करना है, एक्स वाले एक तरफ, -6 था पहले से यहाँ पे, ये प्लस का 6 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, कहता है यहाँ माइनस का 12y था, यही रहने दिया, ये माइनस का 8y था, यहाँ आके प्लस का 8y इज इक्वल टू, कहता है यहां पर कांस्टेंट वैल्यू क्या बची 16, यहां पर कांस्टेंट वैल्यू क्या थी 36, तो माइनस का 36, कोई बच गया या सारे हो गए, कहता सारे हो गए, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दो, डिलीट हो माइनस हो रहे तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई -12x, ये हो जाएगा -4y, ये हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है। देखने को मिला भाई यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और सारे के सारे 4 के टेबल में आ रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, -4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, सो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ का माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा आपका 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, सो इट इज माय फाइनल आंसर। क्योंकि रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन, कि हमें रिलेशन बोले तो कभी भी तो उसका मतलब होगा कि इक्वेशन बना के छोड़ दो, यही हमारा आंसर होता है।
नोट करो, डन बोलो। सर किसी को डाउट है तो डाउट बोलो। डाउट है इस बात में तो बताओ। लास्ट में -4 क्यों लिया? -4 क्यों लिया? क्योंकि बेटा x की वैल्यू मेरे को कभी भी नेगेटिव में नहीं छोड़ता। मैंने अभी तक कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, मैं क्या कभी x को नेगेटिव में छोड़ता था? तो x की वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ा। तो माइनस कॉमन लेने के लिए मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो 12x पॉजिटिव हो गया और 4y भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने देखा कि दोनों तरफ जो है वो 4 के टेबल से सारे के सारे कट रहे, तो 4 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। ओके सर। हाँ जी। ओके, सबका हो गया? कोई रह गया तो बताओ भाई। अब इसके बाद कहता है कि सर ये तो डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। अब इसके अलावा आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ नहीं देखने को मिलेगा, जो भी तक अभी तक मैंने आपको बताया। इसके अलावा जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म होता है, हमारे सामने एक नई कड़ी शुरू हो जाती है, जिस कड़ी का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान रखना, ये चैप्टर 7 आपको 11th में और 12th में दोनों में काम आने वाला है। मतलब अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि 10वीं की कौन सी चीज है जो 11वीं में काम आएगी आएगी, तो भाई 10वीं का सबसे पहला तो चैप्टर नंबर 2 और 4, क्योंकि दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। चैप्टर नंबर 3 के सिर्फ मैथड, चैप्टर 3 के सिर्फ मैथड। चैप्टर 5 का सेकंड वर्जन, चैप्टर 5 आपने यहाँ एपी पढ़ा, 11th क्लास में सेकंड वर्जन पढ़ोगे इसका जीपी, और जीपी तब तक नहीं आएगा जब तक एपी नहीं आएगा। और उसके अलावा आपका 7th और 8th चैप्टर, ये जो चैप्टर हैं ये सीधे सीधे डायरेक्टली आपके 11th क्लास के अंदर यूज होने वाले हैं। इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 15 और 16, 15 16 नहीं 14 15 है, 14 15 ये आपके चैप्टर हैं जो सीधे सीधे आपको, ये देखो ये ध्यान रखना, ये 3 चैप्टर जो है इनके सिर्फ मेथड काम आएंगे, सिर्फ मेथड, जो आप बचपन से शुरू से अब तक सीखते हैं और आगे तक भी वो सीखते रहोगे। सिर्फ मेथड काम आएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के फैक्टराइजेशन देखी, फैक्टराइजेशन देखने के बाद आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर में क्या सीखा भाई, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और एलिमिनेशन है। ये मेथड्स आपने 10th क्लास से ले लिए, अब आपके 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे। फिर जो 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर आपका पूरा का पूरा काम में आएगा, पूरा का पूरा A to Z काम में आएगा। 7वां चैप्टर आपका पूरा का पूरा काम में आएगा। 8वां चैप्टर आपका पूरा का पूरा काम में आएगा। 14वां चैप्टर पूरा का पूरा काम में आएगा, लेकिन 15वें चैप्टर के सिर्फ मेथड काम आएगा। इस तरह से तो सिर्फ 10वीं पास करनी है, इसके लिए सिर्फ नंबरों में फोकस करना। अगर ये सोच के कोई बच्चा बैठा हुआ है तो 11वीं क्लास में उसको फिर दोबारा दिक्कत आने वाली, इसलिए बेस क्लियर करके चलना। यहाँ से बेस क्लियर करके चलोगे तो 11वीं क्लास में बहुत आसान लगेगी मैथ, लेकिन अगर इनके बिहाफ पे कोई भी चीज छोड़ दी तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इसलिए अगला जो मेथड है वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमारे क्या बोलता है, कहता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, स्टार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहता है सेक्शन फॉर्मूले में हमारे 2 तरह की चीजें आने वाली है। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली है क्या, देख लो क्या होगा। इसमें भी वही सेम चीज, एक पॉइंट
ए होगा, एक पॉइंट बी होगा और इसमें कोई एक पॉइंट सी आ जाएगा। अब आपका ये बोला जाएगा, कुछ इस तरह से बोला जाएगा कि सी कोई एक पॉइंट है, गौर से सुन लेना भाई सारे के सारे। यहाँ पे क्या बोलेगा, सी कोई ऐसा पॉइंट है जो ए और बी को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। क्या बोला मैंने, सी कोई पॉइंट है जो ए बी को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो इस रेशो की हेल्प से आपको बताना है कि सी के कोऑर्डिनेट क्या है। रेशो दे रखी होगी क्वेश्चन में, आपसे बोला जाएगा कि जो सी पॉइंट है वो ए बी को ही से रेशो में डिवाइड कर रहा है। इट मे बी 1:2, इट मे बी 2:3, इट मे बी 2:5, इट मे बी एनीथिंग। तो उस सिचुएशन में आपको रेशो की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट का मतलब इसकी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों फाइंड करनी पड़ेगी। दूसरे काम में क्या होगा, ए और बी होगा, इस पर कोई एक पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और आपको बोला जाएगा कि इस कोऑर्डिनेट ने इन दोनों पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड किया। अब रेशो बताओ। तो पहले कंडीशन क्या होगी, रेशो इज गिवन एंड आस्क्ड फॉर कोऑर्डिनेट। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, कोऑर्डिनेट इज गिवन एंड आस्क्ड फॉर रेशियो। ठीक है भाई। सो अब इस सिचुएशन में कहानी में क्या ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, कहता है भाई फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या चेंज है, गौर से सुनना। कहता जो हमारी रेशो होंगी वो एम और एन के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसके नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, एम और एन के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। कहता है जब रेशो गिवन हो और हमें कोऑर्डिनेट निकालना हो तो कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो एक्चुअल में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू होती है। तो एक्स का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारी जो वैल्यू फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, और वाई का निकालने क्या होता है, कहता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। y के लिए होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, वेयर m is to n आर रेशो। और x1 y1 क्या है, x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है। तो भाई these are x1 y1 and these are x2 y2। कुछ नया नहीं है, नया जो गिवन है वो सब कुछ वही है, बस एक कंडीशन अलग आ गई। तो कंडीशन अलग में क्या आ गया, सी कोऑर्डिनेट आ गया, इसकी रेशो गिवन है तो कोऑर्डिनेट निकालने के बोलेगा, कोऑर्डिनेट गिवन है तो रेशो निकालने के लिए बोलेगा। तो कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशो गिवन है, कोऑर्डिनेट निकालना, तो भाई सीधा ये जो एक्स की वैल्यू है ये सी का एक्स की वैल्यू होगी और ये जो वाई है ये सी का वाई की वैल्यू होगी। मतलब हमें सी निकालना है तो ये एक्स और वाई होगा। एक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे, वाई निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे, काम खत्म। दूसरी कंडीशन क्या है, कोऑर्डिनेट गिवन होगा, आपको क्या निकालनी है, रेशो। जब ये कंडीशन आएगी तो सबसे पहला स्टेप, लेट द रेशो इज k:1। जब भी क्वेश्चन क्या आएगा, कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है, तो उस कंडीशन में रेशो को आप हमेशा क्या मान लोगे, k:1। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आइदर और, या तो ये वाला काम करना है या तो ये वाला काम करना है। ये वाला काम क्या है, x इज इक्वल टू k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, फाइंड k, ये काम करना है। वेयर x2 इज व्हाट, x2 इज दिस, वेयर x1 इज व्हाट, x1 इज दिस, वेयर x इज व्हाट, x इज द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट, x इज द एब्सिस ऑफ c पॉइंट। कौन होगा, कोऑर्डिनेट जो गिवन है जो बीच में आया उसकी एब्सिसा की वैल्यू हमारी x होगी। या तो ये कर लो, ये नहीं है ये करो, y इज इक्वल टू k y2 प्लस y1 अपॉन
k+1 देन फाइंड k। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे ये सारी चीजें आपके दिमाग में बसी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नोट करो और डन बोलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। डन। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। कोई रह गया? रांची? सर रुको रुको रुको। डन सर। तो आज मैं किसी तरह का कोई होमवर्क नहीं दे रहा। आज की क्लास में मैंने जो लास्ट में एंड में मैंने आपको कुछ चीजें बताई है वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, प्लस डिस्टेंस फॉर्मूले में मैंने जितनी भी A to Z चीजें आपको बताई वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं उन सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पूछूंगा, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है भाई? सर आपने होमवर्क सर दिया डन। तो है? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 का। ओहो, बहुत सारा होमवर्क दे दिया है मैंने। 4 दिन का होमवर्क दे दिया ना वो तो मैंने। वो तो बेटा 5 मिनट का काम है ना, 4 दिन थोड़ी ना लग जाएंगे उसमें। वो तो हंसते खेलते पराठे खाते खाते भी हो ही जाएगा एक। ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन